तमाम सामीन की खिदमत में नईम का आदाब, नमस्कार। उर्दू सर्विस की आज की नशियात में आप सभी का खैर मकदम। दोस्तों, ज़िंदगी में हज़ारों लोग मिलते हैं और बिछड़ते भी हैं, लेकिन अच्छे दोस्त हमेशा साथ निभाते हैं और वही ज़िंदगी का हासिल होते हैं। और हमारे तमाम सामीन भी हमारे ऐसे ही अच्छे दोस्तों में शामिल हैं जो हमारी ज़िंदगी का हासिल हैं। और जब ऐसे दोस्तों से मुलाकात ना हो तो ज़िंदगी में एक खला महसूस होता है, उनकी कमी का एहसास होता है और ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। मारूफ शायर जिगर मुरादाबादी ने बड़ी उम्दा बात कही है इस हवाले से। आके तुझबिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं, आके तुझबिन इस तरह ए दोस्त घबराता हूँ मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूँ मैं। ज़िंदगी का हासिल आप जैसे तमाम दोस्तों की नज़र आज का प्रोग्राम। आइए आगाज़ करते हैं और आगाज़ में समात फरमाइए नाते रसूले करीम। पेश कर रही हैं सबीहा खान। नबी का आस्ता हो और मेरा सर हो तो क्या कहना, नबी का आस्ता हो और मेरा सर हो तो क्या कहना, दमे आखिर अगर ऐसा मुक़द्दर हो तो क्या कहना, जिन्हें आके छूती हो हवाएं सब्ज़ गुंबद की, जिन्हें आके छूती हो हवाएं सब्ज़ गुंबद की, मेरी तुर्बत पे उन फूलों की चादर हो तो क्या कहना, नबी का आस्ता हो और मेरा सर हो तो क्या कहना, किसी पत्थर के नीचे मेरी तुर्बत हो मदीने में, किसी पत्थर के नीचे मेरी तुर्बत हो मदीने में, वो पत्थर भी उन्हीं के दर का पत्थर हो तो क्या कहना, नबी का आस्ता हो और मेरा सर हो तो क्या कहना, खुशा किस्मत जो दम भर को वो नजरें जिंदगी बख्शें, खुशा किस्मत जो दम भर को वो नजरें जिंदगी बख्शें, ये आलम जिंदगी का जिंदगी भर हो तो क्या कहना, नबी का आस्ता हो और मेरा सर हो तो क्या कहना। तमाम दोस्तों की खिदमत में भोला पंडिता का आदाब। आप सुन रहे थे नाते रसूल। बारगाह रिसालत में ये हदिये अकीदत नज़र कर रही थी सबीहा खान। इस तरह दोस्तों रूहानी डोज तो आपको मिल गया और अब बारी है
आपको जिस्मानी सेहत के डोज की। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप जिस्मानी तौर फिट नहीं हैं, जहनी तौर आप ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने भी फिटनेस का एक नया मंत्र पेश किया। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। और मजे की बात यह है कि फिट इंडिया की तहरीक के तहत उम्र के एतबार से तंदुरुस्ती के प्रोटोकॉल भी जारी किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को जोर दिया कि वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए इस मंत्र पर अमल करें। दोस्तों, हम भी बार बार आपको एक्सरसाइजेज की अहमियत के बारे में बताते रहते हैं और आज हमने प्रोग्राम में ऐसे डॉक्टर को दावत दी है जो वर्जिश के जरिए कोविड-19 की रोकथाम से मुतालिक और दीगर कई वर्जिशों के बारे में रोशनी डालेंगी। आइए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता शर्मा, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम सब लोग लॉकडाउन के फेज में हैं, जो कि हमारे लिए फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीकों से बहुत चैलेंजिंग है। कोरोना वायरस का असर हमारे शरीर के कई हिस्सों पर पड़ता है, जिसमें से लंग्स यानी कि फेफड़े सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसी वजह से इसके मरीज अक्सर सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं। इस बीमारी का असर उन लोगों पर सबसे ज्यादा देखा गया है जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, वृद्धावस्था या फिर किसी अन्य बीमारी से वो पहले से ही ग्रसित है, जैसे कि डायबिटीज यानी मधुमेह, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप और कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसलिए हमें अपने लंग्स को सेहतमंद रखना और तंदुरुस्त रखना बेहद जरूरी है। घर बैठकर किस तरह से आप अपने लंग्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सीधा बैठे, नाक से गहरा सांस लें और मुंह से सांस को बाहर छोड़ें। ध्यान रखिएगा कि जब आप सांस ले रहे हैं उस वक्त आपने अपने पेट को फुलाना है और सांस छोड़ते वक्त आप अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, यानी कि सांस लेते वक्त पेट फूलेगा और सांस बाहर छोड़ते वक्त आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। हाथ रखना है अपने पेट पर, ये है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार दोहरानी है और दिन में नियम से आप इसको 4 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरी है, अपने दोनों हाथों को अपने पसलियों के बराबर रखें और फिर से गहरा लंबा सांस लें। सांस लेते वक्त कोशिश ये करिएगा कि लंग्स के जिस हिस्से पे आपने हाथ रखा हुआ है वहां सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपकी एयर उस एरिया में अंदर जानी चाहिए और फिर धीरे धीरे सांस को मुंह से बाहर छोड़ना है। ये प्रतिक्रिया भी आप 10 से 15 बार दोहराएं और दिन में इसको कम से कम 4-5 बार नियम से करें। लंग्स की इन एक्सरसाइज से ब्लड का सर्कुलेशन, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज होती है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इस समय लॉकडाउन के फेज में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। लगातार एक ही पोजीशन में बैठकर, गलत पोस्चर में बैठकर काम करने से ये लोग अपने गर्दन और कमर में दर्द की महसूस कर रहे हैं। किस तरह से हम घर में बैठकर ही इन सब चीजों से निजात पा सकते हैं, आइए इस बारे में जानते हैं। देखा गया है कि ये लोग किस पोस्चर में काम करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। लैपटॉप का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होता है। ये अपनी गर्दन, कंधे और कमर तीनों चीजों को एक झुकाव यानी एक एंगल पे मेंटेन करते हैं, जो कि एक गलत पोस्चर है। तो ख्याल रखें कि जो आपका स्क्रीन है वो आपकी आंखों के लेवल पे होना चाहिए। साथ ही आप हमेशा सीधा बैठें और हर 30 मिनट से 45 मिनट पे आप अपने शरीर के पोस्चर को बदलें। आप उठकर थोड़ा सा टहल भी सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेस जो ऐसे समय पे बेहद जरूरी है वो है, आप अपनी ठोड़ी यानी चिन, इसको अंदर की तरफ प्रेशर देके लेकर जाएं। ये आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने गर्दन को स्ट्रेच कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में। इसमें आप अपने हाथ की मदद से भी प्रेशर दे सकते हैं। तीसरा, आप अपने कंधों को, जो कि अगर आगे की तरफ झुके हुए हैं, तो उसको बैक स्ट्रेच कर सकते हैं।
तीसरा आपको मैंने बता दिया, और चौथा आप खड़े होकर के दोनों हाथों को अपनी कमर पे रख के अपनी बॉडी को बैक आर्च कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप ये सारी एक्सरसाइजेस जो कि सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, उसे अगर आप नियम से अपने वर्क वाले एरिया पे या जहां आप काम कर रहे हैं वहां कर सकते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो तनाव है, जो मांसपेशियों में जकड़न है, डेफिनेटली वो कम हो जाएगी। और ख्याल रखें, पूरे दिन में कम से कम 15 मिनट के लिए खाली पेट आप पलंग पर या किसी भी जगह पर पेट के बल उल्टा जरूर लें। इससे जो आपकी बैक की मसल्स हैं वो काफी हद तक रिलैक्स हो जाती है। ये लॉकडाउन कब तक चलेगा हमें नहीं पता, इसलिए हमें अपने शरीर के जोड़ों और मांसपेशियों का विशेष ख्याल रखना है। लेकिन कैसे? घर में रहकर ही आप नियम रूप से कम 30 मिनट से 45 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें, सैर करें, और आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जिसमें आप अपने सारे जोड़ों को हिला डुला सकते हैं, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, आप ये सब अपने घर पे ही रहकर कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका शरीर चुस्त रहेगा और साथ ही रोग से लड़ने की क्षमता यानी कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। साथ ही ख्याल रखें, आप खाने में हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि लॉकडाउन के इस फेज में ये बहुत जरूरी है कि आपका वजन ना बढ़े, क्योंकि बढ़ता वजन कई बीमारियों को अपने साथ लेकर आता है। और अंत में मैं यही कहूंगी कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को त्यागें और सबसे ज्यादा जरूरी घर में ही रह के आप लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन करें। नमस्कार। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर श्वेता शर्मा ने कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए वर्जिश के जरिए इसका इलाज बताया। डॉक्टर साहब ने प्रैक्टिकली सांस लेने, छोड़ने की वर्जिश और कई दीगर एक्सरसाइजेस को भी दिखाया। आजकल बहुत सारे हमारे साथी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए भी डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइजेस और उठने बैठने के सही पोस्चर्स दिखाए। इतनी मुफीद जानकारी के लिए डॉक्टर साहब का बेहद शुक्रिया। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के सोशल मीडिया लाइव की ये नशरियात अभी जारी हैं। प्रोग्राम का अगला सेगमेंट दिल के कलम से लेकर हाजिर हो रहे हैं हमारे साथी नईमुद्दीन। लीजिए समाअत कीजिए। इस सेगमेंट में तमाम दोस्तों का खैर मकदम। दोस्तों, किसी को कोई मर्ज लाहक हो जाए, खुदा ना खास्ता, हम ऐसा नहीं कहते, खुदा आपको नजरे बस से बचाए, तो मरीज़ आमतौर पर दवा खाने और इंजेक्शन लगवाने से गुरेज करते हैं, और ख़ासतौर पर बच्चे तो कतन दवा नहीं पीना चाहते। तसव्वुर कीजिए, अगर मर्ज़ का इलाज ऐसा हो, ना कोई गोली खानी पड़े, ना कैप्सूल, ना ही कड़वा सिरप, काढ़ा या फिर जोशांदा, तो कैसा रहेगा? यकीनन आप कहेंगे कि नेकी और पूछ। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे दवाखाने पर जहां मरीज़ों का इलाज दवा से नहीं बल्कि शायरी के ज़रिए होता है। बरतानिया के एक छोटे से शहर में सड़क के किनारे एक दुकान है जिसके बाहर पोइट्री फार्मेसी यानी शायरी दवाखाना लिखा है, और ये शायराना क्लिनिक शॉपशायर के इलाके बिशप कासल में वाक़ है। ये शायद दुनिया की पहली दुकान है जिसकी मालकिन डेबरा एलिमा खुद शायरी करती हैं, और यहाँ आने वाले मरीज़ों से उनकी कैफियत का मुकम्मल अहवाल सुनने के बाद उन्हें कागज़ पर छपा शायरी का नुस्खा बतौर दवा तजवीज़ करती हैं। ये नुस्खा मरीज़ रेफ्रिजरेटर या फिर अपने पढ़ने की मेज़ के पास लगा सकते हैं ताकि बार बार देखकर उसे पढ़ा जा सके। है ना अजीब व गरीब बात? यकीन तो नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। उनकी दुकान में लोगों के मूड के लिहाज से किताबें भी रखी हुई हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि शायरी शिकस्ता दिल, उदास लम्हात और परेशान ख्याली समेत जैसे कई नफ्सियाती आर्ज़ों का बेहतरीन इलाज है। डेबरा ने बताया कि दुरुस्त शख्स के लिए दुरुस्त शायरी का इंतखाब ही असल काम है। इसके लिए पहले मैं मरीज़ से तफसीली बातचीत करती हूँ। मुझसे शायरी का नुस्खा ले जाने वाले ख़वातीन व हज़रात उसके मालिक होते हैं और जिसे वो घर ले जाकर बार बार पढ़ सकते हैं। वो कई बरस से डिमेंशिया के मरीज़ के लिए शायरी तजवीज़ कर रही हैं
और वो हर मरीज़ के बात को बड़ी गौर से सुनती हैं और बगौर सुनी गई मरीज़ों की बातें वो कागज़ पर मुंतकिल करती हैं ताकि मरीज़ की हर बात को अहमियत दी जा सके। उन्होंने एक एम्बुलेंस भी ख़रीदी है जिस पर इमरजेंसी शायरी लिखा हुआ है और वो मुल्क भर में घूमकर लोगों को शिफाइया शायरी तकसीम करती हैं। उनके ख़्याल में जिस तरह दुआ का असर होता है उसी तरह शायरी का भी मुस्बत असर होता है। दोस्तों, ताहम दुनिया के माहिरीन अब इस जानिब गौर कर रहे हैं कि फ़नून लतीफ़ा और शायरी भी इंसानी मिजाज पर अच्छा असर डाल सकती है। इसमें तो कोई शक नहीं दोस्तों कि शायरी सुनकर सुकून हासिल होता है और मर्ज़ के लिए अगर इसका दवा के तौर पे इलाज किया जाए या दवा के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए और इलाज किया जाए मर्ज़ का, तो क्या कहने जनाब। ये तो वही बात हो गई कि हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोखा। आपको इंजेक्शन भी नहीं लगवाना पड़ा, न टैबलेट खानी पड़ी, ना ही कोई कड़वा सिरप पीना पड़ा। वैसे तो शुरा इकराम की अगर बात की जाए तो बड़ी उम्दा शायरी उन्होंने इस हवाले से की है। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। यूं इलाजे दिले बीमार किया जाएगा, यूं इलाजे दिले बीमार किया जाएगा, शरबते दीस से सरशार किया जाएगा। इलाज की नहीं हाजत दिलो जिगर के लिए, इलाज की नहीं हाजत दिलो जिगर के लिए, बस एक नज़र तेरी काफ़ी है उम्र भर के लिए। चलिए तो फिर मिजाज को और उम्दा बनाते हैं और सुकून हासिल करते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं इस गज़ल के साथ। ये गज़ल पेश कर रही हैं राधिका चोपड़ा और कलाम है साहिर लुधियानवी साहब का। आइए महसूस होते हैं। अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही
परेशानी मुझे दे दो। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। दोस्तों, जब उर्दू की महफिल जमी हो और इस महफिल में गज़ल सुनने का शर्फ हासिल हो, इसकी कैफियत तो इस वक्त का आपका मूड ही बयान कर सकता है। शायर थी साहिर लुधियानवी और इस गज़ल को पेश कर रही थी मारूफ गुलकारा राधिका चोपड़ा। दोस्तों, नशरियात का ये सिलसिला अभी जारी है सोशल मीडिया लाइव पर। आइए अब सुनते हैं एक तकरीर। मौजू है जदीद दौर की दिल्ली। मुकर्रिर है जनाब मुनव्वर हसन कमाल। लीजिए समाअत कीजिए ये तकरीर। राजधानी दिल्ली जिस तरह आज नज़र आती है ऐसी पहले नहीं थी। दिल्ली ने बतदरीज तरक्की की है, तब उसे ये मकाम हासिल हुआ है। दिल्ली ने जहां 1864 में रेल के आगाज़ के साथ दूर दराज के सफ़र को आसान बनाया, वहीं दिल्ली और कलकत्ता के दरमियान रेल के रास्ते में पड़ने वाले शहरों का भी दिल्ली से बराह रास्त राब्ता हो गया। यूं तो दिल्ली में आम तौर पर घोड़े, ऊँट, टांगे, ठेले और साइकिल के साथ साथ ज़्यादा तादाद पैदल सफ़र करने वालों की थी। 1911 में जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली को दारुस्सल्तनत मुंतखब किया और कलकत्ता से तमाम दफातर दिल्ली मुंतकिल हुए, तो यहाँ आमद रफ्त के ज़राए मज़ीद बढ़ गए, वरना उस वक्त तक तो आदमी ही आदमी को ढोते नज़र आते थे। कहीं बग्घियाँ नज़र आती थीं और कहीं पालकियाँ, जिन्हें कहार अपने कांधों पर रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। ये राजाओं की रानियाँ, अमीरों की बीवियाँ जब सोने चांदी की नक्काशी से आरास्ता पालकियों से गुजरती तो आम आदमी इन्हें ठहर कर देखने लगते और उनकी ज़िंदगी पर रश्क करते। ये वो दौर था जब दिल्ली की सड़कों पर कारें शाज़ो नादिर ही नज़र आती थीं। फिर रफ्ता रफ्ता दिल्ली का मिजाज बदला और अंग्रेज़ अफसरों और दिल्ली के शाहाना मिजाज राजाओं और शहजादों ने कार का इस्तेमाल शुरू किया। फिर नई नई तर्ज की खूबसूरत कारें दिल्ली की सड़कों पर नज़र आने लगीं और उसके साथ ही कार बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिल्ली का रुख किया। खुसूसी दरबार के दौरान हज़ारों की तादाद में आए मेहमानों के लिए रॉल्स रॉयस जैसी कंपनियों ने ख़ास मॉडल की कारें दिल्ली के बाज़ार में उतारीं। उस ज़माने में सेकंड हैंड कार 4000 से 8000 रुपये में दस्तयाब होती थी। दारुस्सल्तनत या राजधानी के तौर पर जब नई दिल्ली में तामीरात शुरू हुई तो तामीरात का सामान और राज मिस्त्रियों और मज़दूरों को लाने ले जाने के लिए दिल्ली में चारों तरफ और दरमियान में रेलवे लाइन डाली गई। दिल्ली में सबसे खूबसूरत इलाका कनॉट प्लेस के नज़दीक बारखंबा रोड पर रेल के डब्बों की मरम्मत और उनके रखरखाव के लिए सर्विस स्टेशन भी बनाया गया था। आज जो हम दिल्ली में लोकल ट्रेन चलते हुए देखते हैं, ये लाइन उसी वक्त की तैयार की हुई है। अंग्रेज़ अफसरों के तबके की राय थी कि इस रेलवे लाइन को आम लोगों की सहूलत के लिए इस्तेमाल किया जाए और उस पर सवारी की ट्रेन चलाई जाए। उस वक्त शायद ही किसी के वहम गुमान में हो कि एक सदी के बाद इसी दिल्ली में ज़मीन और आसमान को चीरती हुई मेट्रो की शुरुआत होगी, जो पूरी दुनिया के लिए दिल्ली की एक शनाख्त बन जाएगी। दिल्ली में मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा से 30,000 के दरमियान शुरू की गई थी। वो मेट्रो आज तकरीबन 213 किलोमीटर तक फैल चुकी है और दिल्ली और एनसीआर यानी दिल्ली से मुल्लिका इलाके के लाखों लोग रोज़ाना इसमें सफ़र करते हैं। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि 1908 में दिल्ली में ट्राम सर्विस शुरू की गई, जो 1930 तक आते आते सिविल लाइंस, पुरानी दिल्ली
और करोल बाग जैसे इलाकों तक फैल गई, लेकिन 1952 में ये तकरीबन ख़त्म हो गई। इलाकाई सतह पर 1982 एशियाड के दौरान रिंग रोड रेलवे खिदमात शुरू की गई। ये सर्विस अभी जारी है, लेकिन दिल्ली के लोग इसका इस्तेमाल कम ही करते हैं, इसलिए कि यह सर्विस बहुत कम इलाकों का अहाता करती है। दिल्ली में जिस सवारी का सबसे ज़्यादा जोर रहा वो तांगा है। पुरानी दिल्ली का तर्कमान गेट इलाका तांगों का गढ़ रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक मुग़लों के अहद में तांगे वाले काबुल से यहाँ आए और तर्कमान गेट के पास गधे वाली गली में ठहरे, जो आज भी मशहूर है। जामा मस्जिद और लाल किले की तामीर के दौरान खच्चरों पर तामीरी सामान लाद कर लाया जाता था। जब तामीरात मुकम्मल हो गईं तो इन लोगों ने तांगा चलाने का पेशा इख्तियार कर लिया। दिल्ली में फ़ज़ाई सर्विस का आगाज़ 1918 में हुआ, जब आज के सफदरजंग हवाई अड्डे और उस वक्त के विलिंगटन हवाई अड्डे पर पहला जहाज़ उतरा। ये डाक खिदमात के लिए मखसूस था। ये खिदमात रफ्ता रफ्ता लोगों की आमद व रफ्त में बदल गईं। 60 की दहाई में यह हवाई अड्डा छोटा पड़ गया और पालम हवाई अड्डा तामीर किया गया। दिल्ली की सड़कों पर मुसाफिरों के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट निज़ाम कायम किया गया। 1948 में शुरू होने वाले इस निज़ाम से लोगों को कुछ सहूलत तो मिली, लेकिन सुबह शाम बसों के बाहर तक लटके हुए लोग अपनी ज़िंदगी का सौदा करते नज़र आते थे। ऐसे में 90 की दहाई में रेड लाइन बस सर्विस का आगाज़ हुआ। उसको बड़ी मोहब्बत से लाल परी भी कहा गया। मुल्क के दूसरे हिस्सों से दिल्ली में लोगों के आने की रफ्तार बढ़ी, ये सर्विस भी नाकाफ़ी साबित हुई। अब दिल्ली में नई सदी के आगाज़ के बाद से मुसाफिरों को राहत मिली है। एक तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बसों की तादाद में इजाफा किया है, दूसरे नए मुआहदे के तहत क्लस्टर बसें चलाई जा रही हैं, फिर मेट्रो के आगाज़ से ही दिल्ली बिल्कुल बदल गई है। मेट्रो ने तो मुसाफिरों को गोया नई ज़िंदगी दी है और मेट्रो स्टेशन के बाहर दूसरी जगहों पर जाने के लिए बसें भी दस्तियाब हैं। अब मेट्रो दिल्ली की लाइफ लाइन बन गई है। इस वक्त तकरीबन 216 गाड़ियां मेट्रो के बेड़े में हैं, जिनमें 4, 6 और 8 कोच वाली ट्रेनों ने सफ़र को मज़ीद आसान बना दिया है। ये तकरीबन दिल्ली के 213 किलोमीटर का सफ़र करती हैं और रोज़ाना कमोबेश 25 से 28 लाख अफराद मेट्रो के सफ़र का लुत्फ़ लेते हैं। जदीद दिल्ली में नई नई सड़कें, बेशुमार पुल, उन पर दौड़ती लातादाद कारें और बसें अगरचे दिल्ली की मिसाली तरक्की का नज़ारा पेश करती हैं, लेकिन गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद ने दिल्ली की आबो हवा को मुतासिर किया है। मोटर गाड़ियों के कसीब धुएं ने सांस लेना भी दूभर कर दिया था। चौराहों और लाल बत्ती पर सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। ऐसे हालात में दिल्ली हुकूमत ने सख्त फैसले लिए और पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगाई। इसके साथ ही CNG से गाड़ियों को चलाने का मंसूबा बनाया गया। पहली नज़र में यह काम मुश्किल ज़रूर था, लेकिन अज़्म मोहकम हो तो क्या कुछ नहीं किया हो सकता। जदीद दिल्ली में हज़ारों बसें, लाखों कारें और ऑटो रिक्शा CNG से चल रहे हैं, बैटरी से रिक्शा चल रहे हैं, और जिस आलूदगी और कसाफत ने दिल्ली के ऊपर एक चादर तान दी थी, ये बात तारीख़ का हिस्सा बन चुकी है। हरी, लो फ्लोर और सुर्ख एयर कंडीशन बसों के मुसाफिरों को आराम बाम पहुँचाया जा रहा है। अब जदीद दिल्ली दुनिया के किसी भी बड़ी शहर से अगर आगे नहीं तो ये पीछे भी नहीं है। जब जदीद दिल्ली की बात हो तो ये बात सुनहरे हरूफ से लिखी जाएगी कि जब जब यहाँ खेलों का इनेकाद हुआ है, दिल्ली ने ज़बरदस्त तरक्की की है। बात चाहे एशियाड 82 की हो या यहाँ दौलत मुश्तरका खेल 2010 की, दिल्ली ने अपने मेहमानों का नहायत फ़राख दिलाना इस्तकबाल किया है। जगह जगह फ्लाई ओवर, कुशादा सड़कें, ऊंची ऊंची शानदार इमारतें, पुरफ़ज़ा बागात ऐसा मशहूर कुन नज़ारा पेश करते हैं कि देखने वाला देखता ही रह जाए। दौलत मुश्तरका खेल के मौके पर दिल्ली में कमोबेश 15 लाख पौधे लगाने का मंसूबा बनाया गया और उसको तकमील के मराहिल तक भी पहुंचाया गया। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि दिल्ली अपनी हरियाली और जंगलों के लिए भी मशहूर है, और जहाँ जंगल होंगे वहाँ तरह तरह के परिंदे भी अपना बसेरा करेंगे। यहाँ ओखला बर्ड सेंचुरियन पार्क उसकी बड़ी मिसाल है। यहाँ तरह तरह के परिंदों का बसेरा रहता है। ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में तो बर्ड सेंचुरियन पार्क में परिंदों के झुंड उतरते हैं। ये साइबेरियाई परिंदे हज़ारों मील का सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं और मौसम सरमा गुजरने के साथ ही रफ्ते सफ़र बांध भी लेते हैं। एक से एक नायाब और उनका परिंदा यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ के मौसम की रूह परवर फ़ज़ा परिंदों को अपना गर्विदा बना लेती है। दरख्तों की हरियाली जहाँ ताजगी का एहसास दिलाती है, वहीं गहरे तालाब का पानी चिड़ियों और परिंदों को अटखेलियाँ करने पर मजबूर कर देता है। अगर किसी को बहुत कम नज़र आने वाले सुरखाब परिंदे का नज़ारा करना हो तो सर्दियों के ज़माने में ओखला बर्ड सेंचुरियन पार्क में आए और इस खूबसूरत परिंदे का नज़ारा करे।
जदीद दिल्ली में इस वक्त सफ़र के बहुत से इंतज़ामात हैं। एक सर्वे के मुताबिक जदीद दिल्ली में 27 तरह की गाड़ियां चलती हैं, लेकिन दिल्ली मेट्रो सब पर भारी है। दिल्ली मेट्रो ने एनसीआर के शहरों नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसी जगहों पर आने वालों को जो सहूलत फराहम की है, गुज़िश्ता दहाई तक उसका तसव्वुर भी नहीं किया गया था। सड़कों पर ट्रैफिक का बोझ और मौसम की मार से बचने के लिए आज बड़े बड़े अफसरान तक मेट्रो का लुत्फ़ लेते देखे जा सकते हैं। अब जदीद दिल्ली का फैलाव भी खूब हुआ है। लोग अपनी पसंद की जगहों पर रहाइश इख्तियार करते हैं और मेट्रो के ज़रिए अपने काम की जगह आराम से और आसानी से पहुंच जाते हैं। इससे न सिर्फ जदीद दिल्ली से लोगों का बोझ कम हुआ है, बल्कि आसपास के इलाकों में नई तरक्कियात ने बाद समूम के झोंकों को बाद सबा के झोंकों में बदल दिया है। दिल्ली अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर है। दस्तरखान दोस्ती और भाईचारे का दर्स देता है, इसलिए यहाँ के खाने भी बहुत मशहूर हैं। गली कूचों से लेकर बड़े बड़े 5 स्टार और रॉयल होटलों तक मुगलई खानों की धूम है। अब बात ई रिक्शा। जदीद दौर की दिल्ली, इस मौजू के तहत अभी आपने जनाब मुन्नवर हसन कमाल की ये तकरीर सुने। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रोग्राम के चंद सेगमेंट्स। अब चलते चलते कुछ और अच्छा। दोस्तों, क्या कभी हमने गौर किया कि आखिर दुनिया इस अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल से क्यों दो चार है? कुदरत ने इंसान को हजारों एहसानात में से एक बड़ा एहसान नेकी की अजीम सिफत से नवाजा है। यही सिफत है जो इंसान को अजमत अता करती है, और इसी सिफत से, इसी खूबी से कोई भी माशरा या कौम बेहतरीन माशरा कहलाने का मुस्तहक बनता है। दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि हमें और नेक बनने की ज़रूरत है। नेकियों को मज़ीद आम करना है। क्यों न हम अभी और इसी वक्त एक बड़ी शख्सियत के कौल को पेश नज़र रखते हुए कि नेकी मेरा मजहब है और नेकियों को आम करने का कोई मौका हाथ से न जाने दें। नेकी करने में देर न करो, ये भी एक सूफी बुजुर्ग का कौल है। अगर हम, आप और हमारे समाज का एक एक फर्द ये वतीरा अपनाएं, तो ज़मीन पर नेकियों का मौसम बहार आ जाएगा और ये धरती राहत व सुकून का गहवारा बन जाएगा। वही चिराग अंधेरों में जगमगाते हैं, नज़र हवाओं की नज़रों से जो मिलाते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम और पोला को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, शब बखैर, जय हिंद।